हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और जैसा देख पा रहे हैं कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में रिमाइंडर के टोसेंट थ्योरम को पढ़ा, हर तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखा उसमें। आज हम लोग फिर से अपने फैक्टर वाले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। और फैक्टर एक मतलब ऐसा टॉपिक है जहां से बहुत सारे क्वेश्चन आजकल आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। सीजीएल का कोई भी एग्जाम देख लीजिए, या एसएससी के सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, मेंस, हर जगह क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। तो अगर मैं बात करूं किसी भी नंबर का फैक्टर क्या होता है, तो फैक्टर मतलब वह संख्या जिससे किसी भी नंबर की अगर फैक्टर हम निकालते हैं जिससे वो डिवाइड हो जाए। जैसे अगर मैं 12 की बात करूं तो 12 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है। तो 12 किस किस नंबर से कट सकता है, अगर हम इस नंबर को निकाल लें कि जैसे 12 1 से भी कट सकता है, 2 से भी कट सकता है, 3 से भी कट सकता है, 4 से भी कट सकता है, 5 से कटेगा कि 6 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, 17 से कट जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे नंबर कर सकते हैं कि जिस नंबर से अगर मैं बात करूं क्या ये सभी नंबर सही लिखे गए यहाँ पे, कि क्या इन सभी नंबरों से 12 कटेगा, तो बिल्कुल सभी सही है। लेकिन एक चीज है यहाँ पे कि एक नंबर जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 5 जो है और यहाँ पे 7 देख रहे होंगे, इससे तो कटेगा नहीं। तो बिल्कुल ये भी फैक्टर होते हैं, लेकिन कब, जब इनके पावर में 0 होता है। मतलब कहीं ना कहीं जितने भी प्राइम नंबर है हर एक संख्या का फैक्टर हो सकता है, हर एक संख्या का फैक्टर हो सकता है, लेकिन उसमें एक कंडीशन है। कंडीशन है कि उसके पावर में 0 होना चाहिए, तभी हो पाएगा। क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इनडायरेक्टली क्वेश्चन का लेवल जब हाई होता है तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। हाँ बिल्कुल, फैक्टर का जो बेसिक क्लास है वो पढ़ा दिया गया था। एक क्लास आपका बचा हुआ था जिसमें थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस क्लास से हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू मतलब आपके पास प्राइम नंबर भी अगर है यहाँ पे तो इसके पावर में अगर 0 है तो ये भी फैक्टर बन सकते हैं। तो हर एक नंबर का फैक्टर बन सकता है। इसका क्या रीजन है ये भी समझेंगे। क्या फैक्टर निगेटिव भी हो सकता है, तो बिल्कुल निगेटिव में भी हो सकता है। मतलब -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है, -6 भी हो सकता है, -12 भी हो सकता है, तो माइनस में भी हो सकता है। अगर आपके एग्जाम में ये पूछा जाए कि ऑल इंटीग्रल फैक्टर पूछा जाए अगर आपसे कि सभी के सभी फैक्टर बताइए, इंटीग्रल वैल्यू बताइए फैक्टर के 12 के, तो आप माइनस के साथ साथ प्लस वाले दोनों को लिखना पड़ेगा। लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपके सीजीएल के एग्जाम में या एसएससी के एग्जाम में नहीं पूछा जाता, तो आपको पॉजिटिव वाली वैल्यू ही लेके चलनी है। ठीक है, जब क्वेश्चन में स्पेशली आपको ये पॉइंट दे दे कि ऑल इंटीग्रल वैल्यू आपको निकालनी है, तो आप प्लस माइनस दोनों को भी ले सकते हैं। ठीक है, ये भी हमारा क्या होगा, आंसर सही होता है अगर आप नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों लेते हैं तो। लेकिन हमको ऑल इंटीग्रल वैल्यू नहीं पूछा जाता, सिर्फ पूछा जाता है कि नंबर ऑफ फैक्टर निकालिए। क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं फैक्टर में वो चीज समझेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जानकारी है आपके लिए कि अगर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ बनाऊं, ऐसे बोलूं कि 12 का ये फैक्टर हमने लिख दिया 6 के पावर x प्लस वाई, इंटू में 17 के पावर में x माइनस वाई, इंटू में 2 के पावर में 1। अगर आपसे पूछा जाए x का मान क्या होगा और y का मान क्या होगा, तो आप निकाल सकते हैं। तो एक चीज हमको पता है कि 12 के फैक्टर में, अगर मैं 12 के फैक्टर की बात करूं तो 12 वाले फैक्टर के अंदर में हमारे पास 17 कभी भी नहीं आ सकता, 17 कभी भी नहीं आ सकता। लेकिन एक कंडीशन में यह पॉसिबल है। एक कंडीशन कौन सा, जब हमारे पास x माइनस वाई की वैल्यू 0 हो जाए। अगर x माइनस वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी तो हमारे पास क्या हो सकता है कि ये वैल्यू सही हो सकती है। क्योंकि 12 के गुणनखंड में कभी भी 17 नहीं आ सकता। कोई भी प्राइम नंबर तभी आएगा जब इनके पावर में क्या हो, 0 हो। तो इस केस के हिसाब से अगर ये 0 होगा तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 1। क्यों 1 क्यों होगा, क्योंकि देखिए 6 गुणे 2 12 हो जाएगा, तो इसलिए हम 6 के पावर में 1 ही रख सकते हैं। अब यहां से x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, 1/2 होगा, y की वैल्यू 1/2 होगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं तो आधा आधा बांट लेंगे हम लोग। यहां से x y का मान निकाल सकते हैं। तो ये भी एक टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन एक्चुअल जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा से ज्यादा ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं जब आप कोई अच्छा लेवल का एग्जाम देते हैं तो वहां पे मिलते हैं। अब मैं बेसिक चीजें बात करता हूं कि अगर कोई क्वेश्चन अगर आपको देता है, बाकी चीजें तो हम लोग फैक्टर में पढ़ ही ली हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, कैसे। मान लीजिए ऐसा नंबर कोई दिया हुआ आपके पास कि n बराबर हमारे पास बेसिक हमने ऐसे लिख दिया, a के पावर में p है, b के पावर में q है और इंटू में c के पावर में r है। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ टोटल फैक्टर कितना होगा। पहला चीज नंबर ऑफ टोटल फैक्टर, एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं क्योंकि हमने क्लासेस की है इसकी पहले से। दूसरा पूछा जा सकता है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर क्या हो सकता है। तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर क्या हो सकता है।
नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर क्या हो सकता है। तीसरा हमारे पास पूछा जा सकता है, चौथा नंबर, कि सम ऑफ फैक्टर क्या हो सकता है, सम ऑफ फैक्टर क्या हो सकता है। पांचवा पूछा जा सकता है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या हो सकता है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या हो सकता है। एक तो क्वेश्चन ये हमने लिखा यहां पे। इसके अलावा देखिए और क्या हो सकता है, इसके अलावा क्वेश्चन में और पूछा जा सकता है वो नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर। 6 नंबर का क्वेश्चन। 7 नंबर में पूछा जा सकता है नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब फैक्टर। 8 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है नंबर ऑफ फैक्टर डिविजिबल बाई 3 और 5 और 6, कुछ भी ऐसा नंबर दे सकता है। लास्ट में पूछ सकता है नंबर ऑफ फैक्टर एंड विथ जीरो। ऐसे कितने गुणनखंड होंगे जिनके लास्ट में जीरो आएंगे। ऐसे कितने गुणनखंड होंगे जो 3 से डिवाइड होगा, या 5 से, या 6 से, या 7 से, 8 से, कुछ भी दे सकता है। ऐसे कितने फैक्टर होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे या परफेक्ट क्यूब होंगे। नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा, गुणनखंडों की संख्या, प्राइम गुणनखंडों की संख्या। डिफरेंट फैक्टर क्या होता है, ये चीज एक आपको सीखना साथ में। डिफरेंट फैक्टर का मतलब होता है जितने बेस होते हैं ना, वो डिफरेंट फैक्टर होता है। जैसे यहां पे बेस क्या है, एक बेस, दो बेस, तीन बेस, तो कितने डिफरेंट फैक्टर होंगे, 3 होंगे। अगर मान लीजिए यहां पे डी भी रहता तो कितने फैक्टर लिखते हैं हम लोग, 4 लिखते हैं। अगर मान लीजिए ई भी आ जाता, कोई और नंबर भी आता, तो कितने लिखते हैं हम लोग, डिफरेंट फैक्टर। मतलब ये जो बेस इनका होता है, कितना बेस क्रिएट हो रहा है, ये बेस की संख्या को हम बोलते हैं नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर। सीडीएस के एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम में पूछा जाता है, जो आपका जो लोग सीएपीएफ देते हैं वहां पे पूछा गया, एसएससी में आज तक तो नहीं पूछा गया। तो डिफरेंट फैक्टर। बाकी नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकलता था, पावर प्लस 1 होता था। ये क्या होता है, पावर प्लस 1, कि जैसे अगर ये p है तो यहां पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, p प्लस 1, q प्लस 1 और r प्लस 1, और इनका आपस में गुणा कर लेते थे। प्राइम फैक्टर के लिए हम क्या करते थे, प्राइम फैक्टर के लिए जो भी हमारे पास पावर होते हैं उनको जोड़ लेते हैं बस, p प्लस क्यू प्लस आर, यही हमारे पास प्राइम फैक्टर होता था। सम ऑफ फैक्टर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, ये आपको अभी बताया नहीं गया था, ये आपको थोड़ा सिखाया भी गया था। बाकी ये सब चीजें जो बची हुई हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इतना ही बेसिक है फैक्टर के बारे में, अगर इतना आप जानते हैं तो सभी क्वेश्चन आपसे बन जाते हैं, ठीक है। और इससे ज्यादा लेवल आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा। आने वाले, मैं बता रहा हूं कि आने वाले 6 से 7 सालों तक भी जो क्वेश्चन बनेंगे ना, इसी लेवल तक जाएंगे, ठीक है। इससे ज्यादा लेवल आपका इंक्रीज नहीं होने वाला है। अभी तक भी क्वेश्चन जो है ना वो यहीं तक कहीं ना कहीं घूमता हुआ है। आगे वाले क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, जैसे कैट के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा फैक्टर होगा जो डिविजिबल होगा, और भी पॉसिबिलिटी है बहुत सारी, वो तो वहां तक भी नहीं जाना है, क्योंकि आपको सीजीएल के लिए पढ़ना है, यानी एसएससी के एग्जाम देने, तो उसके हिसाब से आपको सोचना है। तो अब देखा जाए यहाँ पे, पहले तो हम सम ऑफ फैक्टर के बारे में देखेंगे। सम ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग। अब जैसे कोई भी नंबर का फैक्टर हम निकालते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर n दे दिया है, ऐसे सपोज करिए, तो ये क्या होता है, जैसे 2 के पावर 3 दे दिया, 3 के पावर 4 दे दिया, तो ये फैक्टर कैसा होता है, कुछ इस तरीके से होता है। जैसे इसको अगर आप ब्रेक करेंगे अलग से, तो ये 2 के पावर 0 है, प्लस 2 के पावर 1 है, प्लस 2 के पावर 2 है, प्लस 2 के पावर 3 तक जाएगा। ऐसे दूसरा वाला देखेंगे तो ऐसे 3 के पावर 0 है, 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 2 है, फिर 3 के पावर 3 है, फिर 3 के पावर 4 तक जाएगा, क्योंकि ये 4 पावर तक है, 4 तक। तो फैक्टर इसीलिए देखिए पावर में क्यों हम 1 जोड़ते हैं, क्योंकि जैसे अगर यहाँ 3 फैक्टर था तो ये कितने हो गए, 4 हो गए, ये जीरो वाला छुपा रहता है इसमें। ऐसे यहाँ 4 थे तो कितने हो गए, 5। अगर सिर्फ नंबर ऑफ फैक्टर पूछता तो इन दोनों का, यहाँ 4 का यहाँ 5 का गुणा करते थे, 20 आ जाता है आंसर। लेकिन अगर हम यहाँ पे सम ऑफ फैक्टर पूछा जाए, तो ये जो नंबर देख रहे हैं ना, इसमें प्लस का सिंबल हमने इसीलिए लगाया, क्योंकि ये एक जीपी सीरीज बना लेता है, इस गुणोत्तर श्रेणी में बन जाता है, जिसमें पहला पद हमेशा 1 ही रहता है। पहला पद क्या रहता है, 1 रहता है। और ऐसे ही हम अगर ऐसे बना लें कि a के पावर 0 है, a के पावर 1 है, a के पावर 2 है, a के पावर 3 है, और ऐसे ये चला गया a के पावर n तक, सपोज करिए ऐसा कोई भी नंबर दिया है,
n कुछ भी हो सकता है, n मतलब पावर जो भी दिया हो, यानी जो मैक्सिमम पावर होगा यहाँ पे 3 है तो ये 3 तक गया है, 4 है तो ये 4 तक गया, ऐसे n होगा n तक जाएगा। तो फार्मूला क्या होता है जीपी सीरीज में सम का, कि हमारे पास सम का फार्मूला होता है a r के पावर n -1 अपान r -1, यही होता है हमारे पास। तो a का मतलब ये होता है पहला पद, पहला पद ऑलवेज 1 आएगा, तो ऑलवेज 1 आएगा तो इसको लिखने की जरूरत नहीं। r का मतलब होता है जो कॉमन रेशियो होता है दूसरे वाले पद का पहले वाले रेशियो के साथ। तो ये जैसे दूसरा वाला पद क्या होगा, हमेशा a होगा, और पहला वाला पद हमेशा 1 है तो a/1, तो ये हमेशा a ही रहेगा। n तो आपको पता ही है, n का मतलब देखिए n कैसे निकालेंगे, कि जितना n देखिए यहां पे दिखा हुआ है कि 1 2 3 4, तो इसमें एक पद एक्स्ट्रा है, ये जो जीरो वाला है ये एक्स्ट्रा है। जैसे यहां पे मान लीजिए जब 3 था हमारे पास तो यहाँ पे कितने पद हो गए, 4 पद हो गए। अगर यहाँ 4 था तो यहाँ कितने पद हो गए, 5 हो गए। तो a के पावर जो भी पावर होगा, जैसे पावर मान लीजिए p है तो p + 1 -1 और नीचे में a -1, तो ये वाली वैल्यू बनेगी। सेम इसी तरीके से अगर यहाँ पे निकालना होगा आपको, अगर इस वाले वैल्यू का, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास पहला पद 1 है तो 1 लिख लेंगे। दो हमारे पास हमेशा यही आएगा, 2 के पावर में 3 पद है यहाँ पे, देखिए यहाँ पावर 3 था तो यहाँ कितने हो गए, 4 हो गए, 4 -1 और नीचे में 2 -1, यही इसका सम होगा। इस वाले में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 के पावर 5 -1 नीचे में 3 -1, ये इसका आंसर हो जाएगा कि इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। तो आपको क्या सीखना है, मैं एक एग्जाम्पल में छोटा सा और समझाता हूँ कि अगर मान लीजिए हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए, n बराबर a के पावर p इंटू में b के पावर में q इंटू में c के पावर में r है, और इसका अगर हमको सम ऑफ फैक्टर बताना है, सम ऑफ फैक्टर बहुत रेयर ही मिलता है, बहुत मतलब इंपॉर्टेंट भी नहीं बोल सकते, लेकिन अगर इसको सॉल्व करना होगा तो कैसे लिखेंगे, a के पावर p + 1 -1, ये फार्मूला आपको देखने को मिलेगा बुक में, और कैसे बना मैंने बता दिया। ये b के पावर में q + 1 -1 अपान में b -1, ऐसे ही आपका क्या होगा, c के पावर में हमारे पास r + 1 -1 अपान में c -1, और ये चलता जाएगा, जितने इसके बेस बढ़ते जाएंगे उतना ये भी बढ़ता जाएगा। ये हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ फैक्टर होता है। ठीक है, ये क्या होता है, सम ऑफ फैक्टर का फार्मूला होता है, जो जीपी सीरीज के हिसाब से अगर इन सभी का अलग अलग निकाल के इनको हम गुणा कर लेते हैं आपस में, प्रोडक्ट हमेशा होगा यहाँ पे। अच्छा, सेम इसी तरीके से हम प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर को भी सीखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर थोड़ा सा आसान है, जैसे कोई भी नंबर अगर हमारे पास है, सपोज करिए प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर मान लीजिए हमारे पास n की वैल्यू यही दिया है, a के पावर p इंटू में b के पावर में q इंटू में c के पावर में r। अगर हमको प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर अगर आपको निकालना है तो यहां पे क्या करेंगे, हाँ बिल्कुल सभी कमेंट आ रहे हैं, राम बच्चन, सोनू, तुलसी राम, अच्छा आपका नाम तुलसी, रेनू है, वंदना कुशवाहा है, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, मंगल, सौरभ, ठीक है, जो लोग भी लाइव अभी हैं। देखिए प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर में क्या होगा कि जो भी हमारे पास ये टर्म्स होते हैं, ये पूरा n यही लिख लेते हैं n, और इसी के पावर में हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर का आधा पावर में कर लेते हैं। यानी इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो भी नंबर हमारे पास, जैसे a के पावर p है इंटू में b के पावर में q है इंटू में c के पावर में r है, इसी के पावर में टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, TNF का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, और उसका हम हाफ कर लेंगे। ठीक है, हम हाफ कर लेंगे। एग्जाम्पल ऐसे एक छोटा सा क्वेश्चन से देखेंगे, n बराबर अगर हमको दिया 2 के पावर 3 और 3 के पावर 4, अगर हमको निकालना है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। तो हम क्या करेंगे, पहले हमारे पास जो भी नंबर है, आंसर कैसे निकलेगा, जो भी नंबर हमारे पास, जैसे 2 के पावर 3 है और 3 के पावर 4 है, इसके पावर में क्या आएगा, जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर है उसका आधा लिखते हैं। तो इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकलेगा, TNF कैसे होगा, वो हम कैसे निकालते हैं, पावर प्लस 1, 3 है तो कितना 4, 4 है तो कितना 5, 4 × 5 = 20, यानी इसके पावर में 20/2 आएगा। तो 2 के पावर 3, 3 के पावर 4, इसके पावर में कितना आ गया, 10 आ गया। अब इस 10 का इसमें भी होगा गुणा, इसमें भी होगा, तो ये कितना आ जाएगा, 2 के पावर 30 इंटू में 3 के पावर 40, 3 के पावर 40। हाँ, आर की वैल्यू a इसलिए आई, जो आर होता है जीपी सीरीज में, ध्यान समझिएगा,
इस वाले में, हाँ इस वाले में जो हमने लिखा ना आर की वैल्यू हमने ए क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि देखिए आर जो होता है, आर जो होता है कॉमन रेशियो, दूसरा पद बटे में पहला पद। तो दूसरा पद इसका क्या है, ए के पावर 1 है, पहला पद ए के पावर 0 है, ए के पावर 0 कितना होता है, ए ही होता है, इसलिए आर की वैल्यू ए आ गई, इसलिए हमने आर की वैल्यू यही रखी यहाँ पे, ठीक है। हाँ यही था कॉमन से। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर भी आप निकाल सकते हैं, सम ऑफ फैक्टर भी निकाल सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर ज्यादा आसान है कि जो भी नंबर हमको दिया है उसी का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे, उसके पावर हम उस टोटल के पावर में हाफ उसका वैल्यू रख लेते हैं, यानी जो भी नंबर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आता है उसका आधा हम यहाँ पे क्या करते हैं, रखते हैं। और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, अगर अभी आप नंबर ऑफ जीरोस नहीं पढ़े, नहीं तो इसमें ये भी पूछता है, कोई नंबर दे दिया, जैसे मैं एक क्वेश्चन बना देता हूँ, वैसे तो आप नंबर ऑफ जीरोस अभी आगे पढ़ेंगे। जैसे n की वैल्यू हमने लिख दिया ऐसे 2 के पावर में 3, 3 के पावर में 5, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5 के पावर में 6। हम क्या पूछेंगे यहाँ पे, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, इंडिंग जीरो इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, इंडिंग जीरो, इन प्रोडक्ट ऑफ एन फैक्टर। एन फैक्टर मतलब एन की जो वैल्यू दिया है, मतलब इसमें दो क्वेश्चन छुपा हुआ है नंबर सिस्टम का। एक ये बोला कि पहले तो इसका प्रोडक्ट बताइए, और उस प्रोडक्ट को जब हम गुणा करेंगे तो उसके लास्ट में कितने जीरो आएंगे अंतिम में, वो बताना आप कि अंतिम में कितने जीरो आएंगे, मतलब प्रोडक्ट में कितने जीरो आएंगे उसके एंडिंग जीरो। सिर्फ अगर ये बोलता ना कि फैक्टर में कितने जीरो आएंगे तो वो तो आप आसानी से निकाल सकते थे कि कैसे कितने फैक्टर होंगे जिनके लास्ट में जीरो आएंगे, वो आसान टॉपिक हो गया। लेकिन अगर आपसे बोला कि प्रोडक्ट जो होगा, प्रोडक्ट ऑफ एन फैक्टर, यानी जो भी ये हमारे पास है एन, उसके हमारे एंडिंग में कितने जीरो आएंगे, तो पहले तो हम प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट अगर हम निकालते हैं यहाँ पे, प्रोडक्ट तो कैसे निकलेगा हमारे पास कि यहाँ पे जो वैल्यू होगी, जैसे प्रोडक्ट कैसे निकलता है, जो भी नंबर है वो हम पूरा वैसे ही लिख लेते हैं, ठीक है। इसके पावर में आता है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, ये आप आसानी से निकाल सकते हैं, ये आपने सीख लिया कि जो पावर 3 है तो कितना आ जाएगा 4, 5 है तो कितना आ जाएगा 6, पावर प्लस 1 6 है तो 7, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 7 छंग 42, 42 गुणे 4, तो ये 168 आ जा रहा है, देख लीजिए 42 4 2 8 168, तो 168 का आधा लिखना है यहाँ पे 84। अब देखिए ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 के पावर में 3 से गुणा होगा, 3 चौक के 12, 3 8 24, 1 25, इनटू में 3 वाले को हम नहीं छोड़ेंगे क्योंकि 3 से हमारा जीरो कोई रिलेशन नहीं है, 5 वाले में देखना होगा, 6 चौक के 24, 6 8 48, 48 2 50, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो आप 3 का क्यों नहीं किए, क्योंकि हम जब नंबर ऑफ जीरोस बताते हैं ना, नंबर देखिए ये तो हो गया प्रोडक्ट, अगर हम इसका बताएं नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ एंडिंग जीरो, जो अंत में जीरो आते हैं एंडिंग जीरोस, ये अभी आप पढ़ेंगे, ये बनता है 2 और 5 के कॉम्बिनेशन में। इन दोनों में हमारे पास देखा जाए तो ये वाली वैल्यू हमारे पास कितनी है 252, यानी कितने पेयर बनते हैं 2 5 के, देखिए यहां तो ज्यादा है लेकिन यहां कम है, तो ये कितने आ जाएंगे 252। एक बार कैलकुलेशन देख लीजिएगा, सही तो किया गया है ना, कि यहाँ पे हमारे पास 3 था 4 था 5 6 था 6 था 7 था 42 हो गया, 42 गुणे 4 168 हो गया। ये वाली वैल्यू इसका आधा कर लिए 84, 84 से गुणा हो जाएगा, 3 चौक के 12, 3 8 24 25, सही है 252। तो 252 यहाँ पे क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा सकते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मेंस में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपको आगे, जब क्वेश्चन अभी पेपर बनता है, अगर फैक्टर से क्वेश्चन आता तो इस लेवल तक भी जा सकता है। अच्छा ये हो गए कॉमन चीजें, यानी अभी तक आपने क्या सीखा, नंबर ऑफ फैक्टर सीख लिया, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर सीख लिया, नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर सीख लिया, नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर, नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब फैक्टर, और सम ऑफ फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। अब कुछ चीजें हम लोग देखेंगे कुछ चीजें देखेंगे, जैसे कोई अगर फैक्टर दिया, आपसे बोला कि ये बताइए कि इसमें कितने फैक्टर है जो 3 से विभाजित होंगे। जैसे हमने क्वेश्चन दे दिया इस तरीके से, n दे दिया, n की वैल्यू दे दिया 2 के पावर में 5, 3 के पावर में 3, 5 के पावर में 2, ठीक है, ऐसे हमने दे दिया। फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3 ऐसा दे दिया हमने कि ऐसा इसमें कितने ऐसे फैक्टर हैं जो 3 से विभाजित होंगे।
हाँ, जो 504 था ना उसका यूज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम पेयर से बनाते हैं, तो दोनों में जो सबसे छोटा वाला पावर होता है ना उसको हम ले लेते हैं। अभी आप पढ़ेंगे नंबर ऑफ जीरो तो सीख जाएंगे, बहुत आसान सा चीज है वो, क्योंकि हम उसमें वही लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए पेयर जीरो तभी बनता है जब 2 5 का गुणा होता है। अब दो हमारे पास 252 ही है, तो 504 तो दो हम नहीं ला सकते खुद से, तो पेयर 252 ही मिलेगा, और 252 मिलेगा तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा कि जीरो में 252 ही है। ऐसे सेम देखिएगा, ऐसे कितने नंबर ऑफ फैक्टर हैं जो हमारे पास 3 से विभाजित होंगे। ठीक है, 3 से विभाजित होंगे तो कैसे निकालेंगे? इसमें अगर 3 से विभाजित वाला निकालना है हमको, तो हम पहले तो ये देखेंगे जो इसका फैक्टर हमारे पास है, ये क्या है नंबर, 2 के पावर 5, 3 के पावर 3, 5 के पावर 2। हम 3 कॉमन लेते हैं इससे बाहर, तो इसमें तो 3 है नहीं, तो ये 2 के पावर 5 ही रहेगा। इसमें 3 है, यहां पे 3 कितने बार आ जाएगा, 2 बार हो जाएगा। 3 कितने बार आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा। इसमें भी कॉमन नहीं है। जो नंबर पूछे कि डिविजिबल है कि नहीं है उसको आप बाहर ले लीजिए, इसको हटा दीजिए, सिर्फ इसी का नंबर ऑफ फैक्टर निकालिए, सिर्फ इसी का नंबर ऑफ फैक्टर निकालिए। जैसे यहां पे 5 है तो कितना हो जाएगा, 6। इस वाले में 2 है तो कितना आ जाएगा, 3, और इस वाले में 2 है तो कितना आ जाएगा, 3। तो 6 गुणे 3 18, 3 54। 54 ऐसे फैक्टर होंगे जो 3 से विभाजित होंगे। 54 ऐसे फैक्टर होंगे जो 3 से क्या होंगे, विभाजित होंगे। ठीक है, एक और सी चीज सीखते हैं, एक क्वेश्चन और बताते हैं कि अगर क्वेश्चन हमने ऐसे दे दिया n बराबर हमने दे दिया 2 के पावर 5, 3 के पावर 7 और 5 के पावर 8। फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर which ending with 0। अगर हमको वही नंबर निकालने हैं, नंबर ऑफ फैक्टर बताने हैं जिसका अंतिम अंक 0 आता हो। अंतिम अंक 0 कब आता है, जब वो 2 और 5 के गुणनफल से बना हो। यानी ओवरऑल हम इसको डायरेक्टली ये भी बोल सकते थे, क्वेश्चन का दूसरा लैंग्वेज ये हो सकता था कि वैसे फैक्टरों की संख्या बताइए, गुणनखंडों की संख्या बताइए जो 10 से विभाजित हो। 10 से विभाजित होगा मतलब अंतिम में क्या आता होगा, 0 आता होगा, तभी 10 से विभाजित होगा। या फिर हमको इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है नंबर सिस्टम के हेल्प से कि जिसका अंतिम में एंडिंग डिजिट कितना आ जाए, 0 आ जाए। और 0 अंत में तभी आता है जब क्वेश्चन में 5 और 2 दोनों का गुणनफल हो। तो ऐसे ही इसमें अगर हमको निकालना है कि n की वैल्यू है 2 के पावर 5, 3 के पावर 7, 5 के पावर 8, तो हम यहां कॉमन ले लेंगे। वो कौन सा नंबर, 2 कॉमन ले लेंगे एक बार, और एक बार 5 कॉमन ले लेंगे, तो यहां 4 बन जाएगा। और इसमें कितना बन जाएगा, कॉमन होगा ही नहीं, इसमें 7 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 7 बन जाएगा। अब इन्हीं का फैक्टर निकालेंगे, यहां 5, यहां 8 और यहां पे भी 8। देखिए यहां 8 आएगा, यहां 8 आएगा। इसको छोड़ देते हैं, जो बाहर निकाल लेते हैं छोड़ देते हैं। 5 और 8 40, 4 और 8 32, 320 ऐसे फैक्टर होंगे जिनके अंत में 0 आएगा, जिनके अंत में क्या आएगा, 0 आएगा। हिंदी में डिफाइन, कमेंट देख लेते हैं, बिल्कुल बताएंगे। ओके, तो ऐसे में बना सकते हैं। और क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि डिविजिबल बाई 5 क्या होगा, तो 5 कॉमन ले लेंगे। डिविजिबल बाई बोला 6, तो हम 2 और 3 दोनों को कॉमन लेंगे, क्योंकि 6 से तभी कटेगा जब 3 और 2 दोनों बाहर आएंगे। 3 से बोला जाएगा तो 3 ही कॉमन लेंगे। तो ये हो गया हमारे पास ऐसे नंबर जो किसी नंबर से डिविजिबिलिटी के बारे में पूछा जाए तो फैक्टर में। और ये सभी क्वेश्चन मतलब आपके हिसाब से लगभग मतलब मैक्सिमम लेवल तक है। ऐसे क्वेश्चन अभी तक तो नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, सीडीएस और इसमें तो आपको मिल जाता देखने को, जो लोग एग्जाम देते हैं यूपीएससी। सीजीएल में अभी तक नॉर्मल क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर तक ही पहुंचा है। बाकी आपको पता है परफेक्ट फैक्टर क्या होता है, परफेक्ट फैक्टर मतलब परफेक्ट स्क्वायर वाले फैक्टर क्या होते हैं, परफेक्ट क्यूब वाले फैक्टर क्या होते हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे सिखा दी गई। अब किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझे अभी बता सकते हैं, जल्दी से बताएंगे।
तो अभी तक आपने हर एक एंगल से लगभग देख लिया है कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं इसमें। परफेक्ट क्यूब हो, परफेक्ट हो, गुणनखंड जैसे भी निकालना हो सभी निकाल सकते हैं। जल्दी से बताएंगे सभी लोग। कि क्वेश्चन दिया जाए आप लोग बताएंगे। सम ऑफ इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर। अच्छा, जो सम वाले हैं सिर्फ उनको जोड़ना चाह रहे हैं। ऐसा देखिए बनता नहीं अभी तक कभी, लेकिन आप बना सकते हैं। देखिए अगर बेसिक आपका स्ट्रांग होगा तो आप कुछ भी पॉसिबिलिटी ला सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे अगर आपका बेसिक पहले से बेसिक स्ट्रांग है कि अगर आप वहां से सम और विषम दोनों को निकालेंगे तो पहले तो फैक्टर निकालिए। जैसे हम अगर हमसे ऑड नंबर पूछेगा तो दो वाला जो फैक्टर होगा ना उसको हटा देंगे, इवन आ जाएगा। देखिए मैं एक इजी अप्रोच बता रहा हूँ जिससे एग्जाम में आप कर सकते हैं अगर कभी मिलता है तो। कि आपने क्या किया कि दो का पावर वाली वैल्यू को अगर हम हटा देते हैं तो जो भी फैक्टर बचता है वो हमारे पास क्या होता है, ऑड वाला आता है। ध्यान से देखिएगा, यहां मैं बता देता हूँ। मान लीजिए अगर हमको बस इतना ही पूछ दिया, सम ऑफ ऑड फैक्टर, ठीक है, अगर यही पूछ लिया तो अब हमको पता है कि n की वैल्यू मान लीजिए दिया है 2 के पावर में 5, 3 के पावर में 7 और 5 के पावर में हमारे पास 6, ऐसे सपोज। तो अगर हमको ऑड फैक्टर चाहिए तो हम इस वाले को काउंट ही नहीं करेंगे, बस इसका निकाल लेंगे, इसका निकाल लेंगे। अब बोलेंगे कि इवन का फिर कैसे आएगा, तो आप टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में से इवन घटा देंगे तो सम वाला मिल जाएगा। ये एक प्रोसेस हो सकता है इस तरीके से निकालने का। ये अगर टोटल नंबर वाले में से हमने क्या किया कि जो टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ फैक्टर होगा उसमें हम ऑड वाला जो घटा देंगे तो सम का आ जाएगा। एक ये लॉजिक होगा। इस तरीके से अलग अलग फार्मूला कितना बनाएंगे और कितना याद करेंगे, ठीक है। और वैसे भी सम ऑफ फैक्टर से बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बहुत मतलब एक कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन होता है, वो लॉजिकल क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। जैसे लॉजिकल अगर मैं बनाऊं, लेवल क्वेश्चन को बढ़ाऊंगा तो लेवल बढ़ता ही जाएगा, लेवल का अंत नहीं है कहीं पे भी, ठीक है। जितना आप बोलेंगे उस लेवल तक मैं बता सकता हूं। अब जैसे चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन पहले आप लोग बताइए। n बराबर 2 के पावर में 7, 3 के पावर में 13 और 7 के पावर में 17, ठीक है। कितना हो जाएगा, 17। और इसमें अगर मैं पूछूं पहला क्वेश्चन, नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर, दूसरा क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं। अभी आपकी बारी है टेस्ट।
नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब फैक्टर। ठीक है, ये दो क्वेश्चन हमने यहां पे बनाए आपके लिए। हिंदी में बता देते हैं जो लोग हिंदी में, ऐसे गुणनखंड जो कि पूर्ण वर्ग हो, ठीक है, या ऐसे गुणनखंड, हाँ सम ऑफ इवन ऑड आपको बता दिया मैंने। अब रेलवे का बैच मतलब क्या हो गया, रेलवे का भी कोई एग्जाम आ रहा है क्या अभी? अभी तो मैंने देखा नहीं। राम बच्चन, रेलवे का एग्जाम अभी कौन सा है? एएलपी का वही होने वाला है, बाकी और कोई एग्जाम है तो बताइए। रेलवे का भी आप लोगों को बताया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। पहले तो इसको बताइए क्या होगा जुगाड़, कैसे लगाएंगे आप लोग, सीधा आंसर कैसे आएगा? देखते हैं आप लोगों का जो भी मतलब लगाने की क्षमता है, क्या कर सकते हैं, क्या इसका आंसर निकाल सकते हैं? अगर हम बोलें कि इसको आपको 10 सेकंड के अंदर दोनों आंसर निकालने हैं तो क्या निकाल सकते हैं? क्या आप इसको बेसिक से पूरा सॉल्व करते जाएंगे? 252 आ रहा है, इसमें भी 252 आ रहा है। हम बस परफेक्ट स्क्वायर वाले फैक्टर निकालने हैं, पूर्ण वर्ग वाले, और परफेक्ट क्यूब वाले निकालने हैं। इस तरीके के फैक्टर आपको बता दें तो इसमें कैसे होगा? करिए, ट्राई करिए। चलिए मैं ही बताता हूँ, इतना टाइम वेस्ट क्यों करें, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आंसर की तरफ। हर बार बेसिक तरीके से लगा के सॉल्व करना भी तरीका नहीं होता है। अगर आपको नंबर लगे कि बड़ा नंबर है, नंबर क्या दिखे बड़ा, बड़ा नंबर का मतलब ये होगा कि जैसे पावर बहुत बड़े बड़े हैं तो इसको हम 2 के पावर 0 1 2 3 4 करके काउंट करेंगे तो टाइम लगेगा। आपको क्या करना है कि अगर परफेक्ट स्क्वायर करे तो 2 से भाग दे दीजिए पावर में। किससे? 2 से। ध्यान से देखिएगा, तरीका समझिएगा ये बड़े क्वेश्चनों को सॉल्व करने का। 2 से कितने बार भाग जाएगा बस ये देखना, 2 3 6, 3 बार भाग जाएगा। कितने बार भाग जाएगा? 3 बार। तो उसमें एक जोड़ लीजिएगा, जैसे 2 से अगर मैं भाग दूंगा तो कितने बार भाग जाएगा इसमें? 2 से भाग जाएगा 3 बार, तो एक जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। यहां से 4 बन गया। 2 से कितने बार जाएगा? 6 बार जाएगा, तो इसमें एक जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 7। 2 से कितने बार जाएगा? 8 बार जाएगा, 2 8 16, 8 में एक जोड़ लेंगे 9। अब बस यही आपका आंसर हो जाएगा, और 4 7 28, और 28 गुणे में 9 हो जाएगा। फिर 9 8 72, और 9 दूना 18, और 7 कितना हो जाएगा? 25 आ जा रहा है। तो 252 बिल्कुल सही आंसर था। ठीक है, 252 बिल्कुल सही था सौरभ आपका। बाकी दूसरा देखिए, अगर हमको परफेक्ट क्यूब निकालना है तो यही सेम चीज आपको इसमें रिपीट कर देना है कि हम अब 3 से भाग देंगे। किससे देंगे? 3 से। 3 दूना 6, 2 बार भाग जाएगा तो एक जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। अगर इसमें हमने भाग दे दिया 3 से तो 3 चौक के 12, 4 बार भाग जाएगा तो एक जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। और इसमें 3 से भाग देंगे तो 3 पचे 15, 5 बार जाएगा तो एक जोड़ लेंगे तो 6। तो 5 या 15 छका 90। 90 क्या होगा इसमें? परफेक्ट क्यूब वाले फैक्टर होंगे। तो बिल्कुल सही था। तो जिन लोगों का ये आया तो परफेक्ट क्यूब या परफेक्ट स्क्वायर वाले फैक्टर अगर आपको निकालने हैं तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, कॉमन तरीके से नंबर आप निकाल के कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन देखिए और भी बन सकता है। जैसे अभी तक हमने ऐसा ही बोल सकते थे कि नंबर ऑफ फैक्टर निकालिए जो 6 से विभाजित नहीं होगा, नंबर ऑफ फैक्टर निकालिए जो लास्ट में 0 जिनके नहीं आएगा, नंबर ऑफ फैक्टर निकालिए जो परफेक्ट स्क्वायर तो हो लेकिन परफेक्ट क्यूब नहीं हो। ऐसा भी क्वेश्चन दिया जा सकता है अगर लेवल और बढ़ता है तो। अब ये सब क्वेश्चन तो अभी आपके एग्जाम में तो पॉसिबल नहीं आने वाले कई सालों तक, लेकिन अगर ऐसा बनता है, जैसे अगर इसी क्वेश्चन में ऐसे बोलते हैं, तीसरा क्वेश्चन बना दे, नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ ओनली परफेक्ट स्क्वायर बट नॉट परफेक्ट क्यूब। मतलब एक ऐसे फैक्टर निकालने हैं जो परफेक्ट स्क्वायर तो हो लेकिन वो परफेक्ट क्यूब नहीं होना चाहिए उसमें। जैसे बहुत सारे नंबर ऐसे होते हैं ना, परफेक्ट स्क्वायर भी हो जाते हैं क्यूब भी हो जाते हैं। जैसे 64 क्या है? 8 का स्क्वायर है, 4 का क्यूब भी है, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर भी है, परफेक्ट क्यूब है। एक को ही मान लीजिए, एक स्क्वायर भी होता है और क्यूब भी होता है। ऐसे बहुत सारे नंबर आपको मिल जाएंगे जो परफेक्ट स्क्वायर के साथ साथ परफेक्ट क्यूब भी होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में हम कैसे निकालेंगे कि आपको क्या निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल देना है।
पहले तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आपको पता ही है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आपने निकाला और इसमें घटा दिया नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब का, तो जो बचेगा ना वो यही बचेगा। थोड़ा प्रोसेस बढ़ जाता है। जैसे अगर बोलता कि नंबर ऑफ, ऐसे नंबर बताइए जो 6 से विभाजित नहीं होंगे, फैक्टर बताइए कि नंबर ऑफ फैक्टर बताइए जो 6 से नहीं होंगे, तो हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे और जो 6 से विभाजित होने वाले फैक्टर है उसको घटा लेंगे, आ जाएगा, जो नहीं होंगे वो वाले आ जाएंगे। तो इस तरीके से उल्टा भी क्वेश्चन अगर क्रिएट करना चाहे तो कर सकता है। हम अभी ग्रुप में एक टाइप के क्वेश्चन डाले हैं, नहीं आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन डाले हैं मैं एक बार चेक कर लेता हूं। ठीक है, बाकी फैक्टर का लेवल कोई अंत नहीं है, देखिए इतना आपके लिए बहुत सफिशियंट है। बहुत ज्यादा हम पढ़ाएंगे तो फैक्टर ही पढ़ते रहेंगे कई दिनों तक, उसमें कोई फायदा नहीं है ज्यादा पढ़ने का। उतना ही करना जिससे आपके काम बन जाए। ठीक है, काम मतलब, और उससे ज्यादा ही बताया गया है कि जिससे कि आने वाले भी 1-2 साल में भी क्वेश्चन बनेगा ना, तो भी आप कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन का मतलब कौन सा क्वेश्चन राजीव? 47 जो नंबर है, यदि एक संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है शेषफल 2 बचता है, इस संख्या में 5 जोड़कर अगर 3 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा? ऐसे तो क्वेश्चन बेसिक रिमाइंडर थ्योरम वाले क्वेश्चन है, इसमें क्या दिक्कत आ रही है? यदि एक संख्या n है, मान लीजिए इसको 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 बचता है। अब n की वैल्यू हमको नहीं पता, जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, n में हमको क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। फिर बोला क्या गया है कि अगर इस संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, अभी कॉमन बेस क्वेश्चन है, 5 जोड़ दिया जाए फिर 3 से भाग दिया, अगर 3 से इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा? 2 ही आएगा रिमाइंडर। 3 से इसमें भी भाग देना है और इसमें भी देना है। 3 से अगर 5 में भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? देखिए 3 में जब 5 से भाग देंगे, 5 में भाग देंगे तो 2 आएगा, 3 एक कम 3, 2 बचेगा। अब दोनों मिलकर कितने हो गए? 4। क्या फिर से भाग चला जाएगा? फिर से भाग चला जाएगा, कितना आ जाएगा? 1 रिमाइंडर 1 आ जाएगा। ये तो बहुत बेसिक चीज है, रिमाइंडर तो आपने पढ़ ही लिया है ना, इसके हेल्प से तो लगा ही लेंगे, इसका कोई लेवल थोड़ी ना। अब इसमें ऐसे ही बोल सकता था, ऐसे क्वेश्चन देता, हमने n को भाग दिया 3 से तो रिमाइंडर 2 आया, और फिर हमने बोला यदि किसी संख्या को हमने 3 से भाग दिया तो रिमाइंडर 2 आया। ये तो आपने जोड़ा कि जोड़ने की बात आ गई। क्वेश्चन और भी घुमा सकता है, और पूछा भी गया है कि अगर उसी संख्या के वर्ग को भाग दिया जाए 3 से, तो वर्ग मतलब इसी संख्या का वर्ग, मतलब इसी को 2 बार लिख देना है। अगर इसको 3 से भाग दिया जाएगा तो देखिए 3 से भाग देंगे तो यहां भी 2, और 3 से भाग देंगे यहां भी 2, क्योंकि हमको पहले से पता है जो भी n होगा उसमें 2 ही आने वाला, तो 4/3 आ गया, फिर से रिमाइंडर 1 आ गया। ये भी पूछ सकता था कि अगर इसी संख्या के क्यूब को भाग दिया जाए, अगर इसी संख्या को क्यूब से भाग दिया जाए 3 से, तो देखिए यहां भी 2, यहां भी 2, यहां भी 2, ये कितना हो जाएगा? 8। 8 में 3 से भाग देंगे, रिमाइंडर यहां 2 आ जाएगा। ऐसा भी दे सकता है कि जब हम n को 3 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 2 आता है, तो ज्ञात कीजिए अगर हम n² + 3n + 1 को अगर 3 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? ऐसा भी हो सकता है। देखिए n का हमको दे दिया कि 2 आएगा, इसके बाद अगर हमको इसमें दे दिया कि n 2 बार है, देखिए यहां 2 आया था तो यहां 2 × 2 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यहां देखिए n की वैल्यू 2 ही आएगी, और 3 में 3 से भाग देंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ये तो पूरा 0 हो गया, और 3 में जब 1 से भाग देंगे तो यहां 1 आ जाएगा। देखिए 4, 0 और 1 मिलकर कितना हो गया? 5। 5 में 3 से भाग दीजिए, रिमाइंडर फिर से 2 आ गया। तो कुछ भी पूछ ले, क्या फर्क पड़ता है? 5 जोड़ने के लिए पूछ दे, या 5 घटाने के लिए पूछ दे, या 8 जोड़ दीजिए, या 5 का 5 गुना जोड़ लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, वही सेम ही चीज है। हाँ मैंने अब बता दिया। और भी किसी का क्वेश्चन है क्या? बिहार एसएससी में कौन सा प्रैक्टिस सेट अच्छा रहेगा? प्रैक्टिस सेट की अगर मैं बात करूं, यूपीएसआई के लिए देना है प्रीवियस ईयर लगाना है। यूपीएसआई के लिए सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिए बस, ठीक है, अलग से मत पढ़िएगा, उतने से आ जाएगा। सीजीएल के जो अभी आपके लेटेस्ट क्वेश्चन आए हैं 18 से लेकर 2023 तक के, इसी से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आएंगे, 100% है। सेम डेटा के साथ भी मिल जाएगा बहुत सारे क्वेश्चन यूपीएसआई में। यूपीएसआई के जितने भी क्वेश्चन होते हैं लगभग सीजीएल वाले क्वेश्चन को ही वो लोग कॉपी पेस्ट करके देते हैं, तो अलग से कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे कुछ स्पेशल टॉपिक अगर उसके हैं जो उसके सिलेबस में है अलग से, उसको आप अलग से देख सकते हैं। वैसे तो आजकल सभी इसमें ज्वाइन कर दिया गया है, प्रोबेबिलिटी वाले भी क्वेश्चन जो आ गए हैं वो भी आ गए हैं, लेकिन आपको अगर यूपीएसआई के लिए करना है तो सीजीएल वाले लगाइए, वही सबसे बेहतर है। यूपीएससी में कैसे क्वेश्चन आते हैं? बिहार एसएससी में अर्थमेटिक आएगा, बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ भी कर लीजिए, जो भी देगा उससे क्या फर्क पड़ता है, उसके हिसाब से आंसर आएगा। मान लीजिए हम डिनोमिनेटर को 5 बना दिए,
कि n एक संख्या है, किसी संख्या को 5 से भाग देते हैं, रिमाइंडर 2 आता है। बोला n में अगर हम 5 से जोड़ के भाग देंगे तो कितना आएगा, यहाँ 2 आएगा, इसमें कट जाएगा 0, तो 2 + 0 2 ही आएगा। अगर बोला n एक संख्या, हम इसमें 9 से भाग दे रहे हैं, रिमाइंडर 3 आता है। फिर हमने बोला कि n में अगर 5 जोड़ दें तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो हमने इसमें भाग दिया तो 3 ही आएगा, यहाँ 5 ही रहेगा क्योंकि ये तो छोटा है, तो फिर 5 3 8/9 आ गया, रिमाइंडर 8 आ जाएगा। तो कोई भी नंबर है, डिनोमिनेटर चेंज करने से क्या फर्क पड़ता है, कोई चेंजेस नहीं होगा, प्रैक्टिस लगाइए। तो ये हुआ आपका फैक्टर की समाप्ति, ठीक है। अब इससे कौन कौन से बैच हैं एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए 100% सिक्योरिटी वाला बैच है। रेलवे फाउंडेशन 2025 के लिए ट्राई कर रहे हैं, मैथ्स फाउंडेशन एसएससी का टारगेट कर रहा है, वैदिक मैथ्स अगर अपने स्पीड को 10 गुना तेज करना चाहते हैं, कैलकुलेशन स्पीड, पिनाकल बुक सोल्यूशन है 6th एडिशन वाला, यूथ बुक सोल्यूशन है जो आपका सबसे लेटेस्ट बुक है, बीजापत बैच ग्रुप डी के लिए है। तो ये कई सारे बैचेस हैं, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं बैच ले सकते हैं 70% ऑफ के ऊपर पे।